Hello everyone, this is Pooja and welcome to HP Studies. I hope you all are doing great. So जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने YouTube पे एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं. आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो आपका दिसंबर 2020 में HP टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें जो नॉन मेडिकल का पेपर रहा था उसमें आज उसके साइकोलॉजी सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे. यानी आपके जो फर्स्ट आप सेक्शन कहते हैं एक HP टेट के पेपर में साइकोलॉजी का जो सेक्शन रहता है जिसमें 30 क्वेश्चंस रहते हैं, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से क्या उसके राइट आंसर्स रहते हैं. क्योंकि आप सब जानते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके HP टेट के एग्जाम में और आपके CTET के एग्जाम में, या यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम होते हैं जहाँ पर भी CDP का सिलेबस रहता है वहाँ पे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम क्लियर करवाने के लिए. क्योंकि अगर आप CDP को एक बार अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप मतलब आप कह सकते हैं कि आप उसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम डिस्कस करेंगे आपका नवंबर का पेपर जो आपका 2020 में हुआ था. HP टेट के पेपर को हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स HP TGT कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका नॉन मेडिकल का एग्जाम है तो उनके लिए सेकेंड ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है. ये आपका 28 सितंबर से स्टार्ट हुआ है. जिन भी स्टूडेंट्स ने ये बैच परचेज नहीं किया और वो बैच परचेज करना चाहते हैं तो वो निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना बैच परचेज कर सकते हैं. इसी के साथ साथ जो दूसरा बैच स्टार्ट हुआ है वो है आपका HP TGT कमीशन आर्ट्स का बैच है. ये आपका 5th ऑनलाइन बैच जो है वो स्टार्ट हुआ है 28 सितंबर से. इससे पहले आपके 4 ऑनलाइन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. जो भी स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना बैच परचेज कर सकते हैं. आप इस दिए गए नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो जो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर विच इज रिलेटिवली, यानी आप कह सकते हैं कि व्यवहार में जो मॉडिफिकेशन होती है, व्यवहार में एक संशोधन होता है, उसको भी लर्निंग कहा जाता है. विच इज रिलेटिवली परमानेंट, टेम्पररी, एडवर्स या क्विक. ये आपके ऑप्शंस हैं और जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी परमानेंट. यानी आप कह सकते हैं कि लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर विच इज रिलेटिवली परमानेंट. सीखना व्यवहार में एक संशोधन है जो अपेक्षाकृत क्या है आपका स्थायी है. ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन और इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. रिवार्ड एंड पुनिशमेंट आर, तो आप कह सकते हैं इनाम और सजाएं. आप जैसे हम कहते हैं कि अगर क्लास में बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, अगर उसका कोई टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ तो अच्छा परफॉर्म किया तो टीचर उसको रिवार्ड करेंगे, राइट. और अगर क्लास में कोई बच्चा शरारत कर रहा है, अपना काम पूरा नहीं कर रहा है तो टीचर क्या करते हैं, उनको पुनिश करते हैं, राइट. पुनिशमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है. ओके, सो क्या इनको कहा जाता है? रिवार्ड एंड पुनिशमेंट आर enhancing factors, distracting factors, motivating factors या reinforcing factors. तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी रिवार्ड एंड पुनिशमेंट आर reinforcing factors. आप कह सकते हैं प्रबलित करने वाले जो है कारक है, क्योंकि क्लास में जिस तरह का आप बच्चे के साथ ट्रीट करेंगे तो वो क्या है, बच्चे के लिए एक क्या है, reinforcement का काम करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड क्वेश्चन है endocrine gland are called ductless gland, okay, because they secrete their hormones. आपके जो ऑप्शंस है यानी आप कह सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो नलिकावी ग्रंथियां कहलाती हैं क्योंकि वे अपने हार्मोन स्रावित करती हैं. कैसे? थ्रू जीन्स, थ्रू क्रोमोसोम्स, डायरेक्टली इनटू द ब्लड, थ्रू ट्यूब्स. ओके, तो ये आपके ऑप्शंस हैं और जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी थ्रू, सीधे रक्त में यानी डायरेक्टली इनटू ब्लड. तो आप कह सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो क्या कहती हैं, डकलेट ग्लैंड है, बिकॉज दे सीक्रेट देयर हार्मोन्स थ्रू डायरेक्टली इनटू द ब्लड. तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी. फोर्थ क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज, जो पिट्यूटरी ग्रंथि आप जिसको कहते हैं क्या कहा जाता है उसको, सिंपल ग्लैंड, स्पेसिफिक ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ऑल ऑफ दीज या इन सबको कहा जाता है. तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी. ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप इसे आप कहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर रहते हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है
ये क्वेश्चन अभी तक हमने जितने पेपर सॉल्व किए हैं, अगर मैं कहूँ आपके साथ, तो मैं इससे पहले 20 क्वेश्चन, 20 to 21 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुकी हूँ, और 14 to 15 पेपर में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, जो जहां आप नोट्स बना रहे हैं उसे उस पेज में जहां पे आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वहां पे आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, तो इससे क्वेश्चन आपका रहता है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इल्यूजन्स आर रॉन्ग, भ्रम गलत है, क्यों? सेंसेशन, एक्सपीरियंस, परसेप्शन या नन ऑफ दीज। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका परसेप्शन। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं धारणा। भ्रम गलत है, क्यों? क्योंकि धारणा की वजह से। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आइजेंक वाज अ डैश साइकोलॉजिस्ट। ये आइजेंक से भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं, और यही पूछा जाता है हर बार कि जो आइजेंक है वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। ओके, सो एन अमेरिकन एंड जर्मन एंड ब्रिटिश या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्रिटिश। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, यानी जहां पे आप नोट डाउन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वहां पे इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आइजेंक वाज अ ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अगर जो इसकी थ्योरी के बारे में पढ़े होंगे उनको ये समझ में आ जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। बिहेवियर इज ऑलवेज अनडिसाइडेड, डायरेक्शनल, इमेजिनेबल या आपके लर्न। तो बिहेवियर क्या है? व्यवहार हमेशा क्या रहता है? डैश होता है, निगित होता है, दिशात्मक होता है, कल्पना करने योग्य होता है, या सीखना आप जिसको कह सकते हैं, सीखा हुआ। तो बिहेवियर इज ऑलवेज लर्न। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो व्यक्ति का व्यवहार होता है उसमें जो मॉडिफिकेशन होता है, आप कह सकते हैं एक तरह से उसको क्या कहा जाता है? लर्निंग कहा जाता है। और व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो भी किसकी वजह से होता है? लर्निंग की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सेवेंथ क्वेश्चन था। एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। रिवीजन इज द पार्ट ऑफ, जो आप रिवाइज करते हैं, पुनर्वीक्षण जिसको कहा जाता है, वो भाग है, किसका भाग है? मेमोरी, क्रिएटिव थिंकिंग, लर्निंग या ऑल ऑफ द अबव। तो रिवीजन इज द पार्ट ऑफ मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी पुनर्निरीक्षण किसका पार्ट है, किसका भाग है? वो भाग है आपका स्मृति का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अनकॉन्शियस थ्रू प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद, यानी आप कह सकते हैं अचेतन विचार प्रक्रिया किससे संबंधित है? अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस किसके साथ संबंधित है, किसके साथ एसोसिएटेड है? इवैल्यूएशन, इंक्यूबेशन, एलिमेंट या ड्रग। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, यानी मूल्यांकन, उष्मयान, तत्व या ड्रग जिसको आप कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंक्यूबेशन जो है वो क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, यानी अचेतन विचार प्रक्रिया उष्मायन से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका 9th क्वेश्चन था, और इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है। आरबी केटल मेड अ पर्सनालिटी टेस्ट विच इज नोन एज। तो आरबी केटल से हमें अभी तक हमने जो पेपर सॉल्व किए हैं इससे क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन जैसे आज का क्वेश्चन था कि आरबी केटल ने जो पर्सनालिटी का टेस्ट बनाया है वो किसके साथ जुड़ा हो, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो टीएटी यानी थीमेटिक एप्रिसेप्टिव टेस्ट, डब्ल्यूएटी, 16पीएफ या एमपीआई, ये सब टेस्ट हैं इंटेलिजेंस के और पर्सनालिटी के। कुछ पर्सनालिटी के टेस्ट हैं, कुछ इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं। तो जो आरबी केटल ने पर्सनालिटी के लिए जो टेस्ट बनाया है उसको क्या कहा जाता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, और जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 16पीएफ टेस्ट जो है वो उन्होंने 16 जो आप कह सकते हैं पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, जो ये पर्सनालिटी पर टेस्ट बनाया है। ठीक है, तो वो आरबी केटल ने, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे जो क्वेश्चन है यही आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो पेपर सॉल्व किए हैं उसमें से ये क्वेश्चन बहुत बार, मैक्सिमम बार पूछा गया है। अगर मैंने आपके अगर क्वेश्चन आए हैं कि एचपी टेट में 4 पेपर हैं जिसमें साइकोलॉजी का सेक्शन रहता है, राइट? अब उसमें से 4 पेपर में आपके एक पेपर में मतलब आपका 16पीएफ
आप कह सकते हैं आरबी केटल के पर्सनालिटी टेस्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जरूरी नहीं है कि 4 के 4 में आए, बट 4 में 1 में तो जरूर आएगा, और अभी तक आया भी है। ठीक है, तो या तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे कि आरबी केटल ने जो पर्सनालिटी टेस्ट बनाया है उसको किस नाम से जाना जाता है, या पूछेंगे जो 16 पीएफ टेस्ट है पर्सनालिटी का वो किसने दिया है। ठीक है, तो किसने डेवलप किया है वो पूछ लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की थ्योरी वही रहती है, क्वेश्चन का कंसेप्ट वही रहता है, बस उसे थोड़ा सा मोल्ड करके, उसको मॉडिफाई करके आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसकी स्टेटमेंट चेंज कर दी जाएगी या ऑप्शंस चेंज कर दिए जाएंगे। बट क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे आपके एचपी डेट के जो मैंने अभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पेपर सॉल्व किए हैं, तो मैंने जो चीज वहां पे ऑब्जर्व किया है, जिन्होंने वो सभी पेपर्स देखे हैं उन्होंने भी ऑब्जर्व किया होगी कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर बार आपके आ रहे हैं। और एचपी टेट में मतलब इस पेपर में ये हुआ है कि अगर मैं सिर्फ सीडीपी की बात करूं तो सीडीपी में आपके कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीट होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर से आते ही आते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर कोई अच्छे से कर लेगा, अगर मान लीजिए कि आपने पिछले 5 इयर्स के कर लिए, ठीक है, तो आपने 5 साल के पेपर सॉल्व कर लिए, तो कम से कम भी आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 7 से 8 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन रहते हैं। तो ये था आपका 10th क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर है वो है 16 पीएफ। इसकी थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, तो जब मैं आपको करवाऊंगी इसके क्वेश्चन तो मैं आपको थ्योरी में इसको बताऊंगी भी कि क्या थ्योरी है, किस पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म अमेजिया रेफर्स टू, तो जो अमनेजिया शब्द है वो किसके लिए तात्पर्य है। तो अमनेजिया जो मैं अगर आपको अमनेजिया के बारे में बताऊं तो अमनेजिया एक क्या है, आप कह सकते हैं लर्निंग डिफिकल्टी है। ठीक है, डिफिकल्टीज में आती है। ठीक है, जो हमारी लर्निंग डिफिकल्टीज रहती है ना, हम मेनली 7-8 लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं, जैसे डिस्कैल्कुलिया होगी, इसमें बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है। डिस्ग्राफिया होगी जिसमें बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है। डिसलेक्सिया होगी, डिस्ग्राफिया होगी, डिस्कैल्कुलिया है, डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है। तो उसी तरह से जो अमनेजिया है वो किसको रेफर करता है, जो अमनेजिया टर्म है, ऑप्शन है लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, नन ऑफ दीज, इनमें से किसी को भी नहीं। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉस ऑफ मेमोरी। द अमनेसिया इस टर्म रेफर्स टू लॉस ऑफ मेमोरी, जिन बच्चों को भूलने की बीमारी होती है, मतलब सभी को नहीं, कुछ एक स्टूडेंट्स में वो रहती ही है, कुछ बच्चों में रहती है, वो जनरली इंसान को चीजें भूल जाता है, तो उस चीज वो हम लर्निंग डिफिकल्टी में काउंट नहीं होगा। बट ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जिनको एकदम से सब चीजें भूलने की आदत होती है, तो वो जो व्यक्ति रहते हैं वो कौन सी लर्निंग डिफिकल्टी से जूझते हैं, वो है आपकी अमनेजिया। ठीक है, तो लॉस ऑफ मेमोरी जो है वो टर्म है किसके साथ रिलेटेड है, अमनेजिया के साथ। और अमनेजिया क्या है, आपकी एक लर्निंग डिफिकल्टी है। ये आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन वाला जो पार्ट रहता है सीडीपी में, उसमें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो आपका टॉपिक है ये आपने अच्छे से कर लेना है। लर्निंग डिफिकल्टी से भी आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलता है। तो आज जो क्वेश्चन रहा है वो अमनेजिया पे रहा है आपका, तो लर्निंग डिफिकल्टीज भी आपने अच्छे से कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिसीजन मेकिंग इज अ काइंड ऑफ थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो आपकी डिसीजन मेकिंग है, निर्णय लेना, एक प्रकार है, किसका प्रकार है आपका ये निर्णय लेना। तो आपका जो ये डिसीजन मेकिंग है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा है आपका परसेप्शन के साथ। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धारणा के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग इज अ काइंड ऑफ परसेप्शन। ठीक है, ओके, सॉरी, ये जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा आपका डिसीजन मेकिंग इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 12th क्वेश्चन, राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 13th क्वेश्चन पे आते हैं। द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव बाय, यानी जो आपकी रचनात्मक क्षमता है उसको बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, कंपटीशन में, एक्टिविटीज करके, या पुनिशमेंट से आप क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव पोटेंशियल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रॉपर ट्रेनिंग। बिल्कुल, आप जब रचनात्मक क्षमता जो है उसको बेहतर कैसे करेंगे, आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ करेंगे। ठीक है,
कंपटीशन में आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं, बट जो एक पोटेंशियल आप कह सकते हैं उसको इम्प्रूव करना, वो आप कंपटीशन में नहीं कर सकते, एक्टिविटीज के साथ भी नहीं कर सकते, बट एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 14 क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंसरी चैनल्स। तो जो सेंसरी चैनल्स जिनको कहते हैं, संवेदी चैनल जो है वो कौन से हैं, विजन, हियरिंग, टच या ऑल ऑफ दीज, या इन सब, ये सब हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका रहता है, हर बार नहीं रहता है, बट जो पेपर सॉल्व किए उसमें से 4 से 5 पेपर में आपका ये क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन के बनने के चांसेस रहते हैं। तो सेंसरी चैनल्स हमारे जो हैं वो ये सभी हमारे सेंसरी चैनल्स हैं, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी विजन, हियरिंग और टच जो है, नजरिया, सुनवाई, स्पर्श, जो ये सब चीजें जो है क्या है, हमारी संवेदी चैनल के साथ क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन था 14 क्वेश्चन, राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर डी। 15 क्वेश्चन पे आते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरीज में लास्ट फॉर 10 days, 1 month, 1 year या लाइफ टाइम। दीर्घकालिक यादें जो हैं वो लंबे समय तक बनी रह सकती हैं, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए, या जीवन काल तक ये बनी रहती हैं। तो जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं वो आपकी क्या रहती हैं, लाइफ टाइम तक रहती हैं। बिल्कुल आप प्रैक्टिकली भी आप खुद पे इस चीज को सोच समझ के भी आंसर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया है बिल्कुल आपकी समझ से आया है, ठीक है। तो ये आप इसको इजीली टिक कर सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज में भी लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, डेफिनेटली कि लंबे समय तक रहती हैं, हमारी जो दीर्घकालीन जो हमारी कह सकते हैं यादें होती हैं वो हमारी क्या कहते हैं, लाइफ टाइम तक रहती हैं, उम्र भर रहती है, जीवन काल तक रहती है। तो लास्ट जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका 15 क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन पे आते हैं, अ हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इज कॉल्ड। तो जो आपकी परिकल्पना होती है और उसमें हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, जो कोई डिफरेंस नहीं रहता है, कोई अंतर ना होने की जो परिकल्पना होती है वो क्या कहलाती है, मेथड, रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस या नन ऑफ दीज। तो जो आपको राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये रिसर्च से आपके क्वेश्चन पूछा है इस पे, तो जरूरी नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन, तो आपका जो पेपर जो आपका साइकोलॉजी का जो पार्ट ए है सिलेबस का, जिसमें हम चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, उसमें हमारे जो लास्ट के जो टॉपिक्स हैं, जिसमें इवैल्यूएशन पे आ जाता है, असेसमेंट पे आ जाता है, वो जो दे रखे हैं आपके टीचिंग मेथड्स दे रखे हैं, उन्हीं से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो जो हाइपोथेसिस में जो आपके नो डिफरेंस रहता है उसको क्या कहता है, तो वो नल हाइपोथेसिस उसको कहा जाता है, जिसमें क्वेश्चन में है आप कह सकते हैं रिसर्च में जो नो डिफरेंस का मोशन रहता है उसको हम क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस कहा जाता है, यानी शून्य परिकल्पना उसको कहा जाता है। 17th क्वेश्चन है, मैक्स वर्दिमर इज नोन एज द फील्ड ऑफ। जो मैक्स वर्दाइमर है वो किस क्षेत्र में जाने जाते हैं, तो बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, स्ट्रक्चरलिज्म या नन ऑफ दीज। तो जो मैक्स वर्दिमर है वो जाने जाते हैं कौन सी फील्ड से, तो वो है आपकी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से। ओके, तो राइट आंसर है आपका गेस्टाल्ट जो मनोवैज्ञानिक है उनके उससे जाने जाता है किसको, मैक्स वर्दिमर है, वो जो फील्ड से रिलेटेड है साइकोलॉजी की, वो जो उनकी फील्ड है वो है आपकी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। और भी गेस्टाल्ट से जुड़े हुए हैं, जैसे आपके कोहलर गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट में जाने जाते हैं, उनको भी जाना जाता है। तो गेस्टाल्ट को जो मीनिंग है वो है एज अ होल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। यहां से क्वेश्चन पूछा था कि गेस्टाल्ट इज रिलेटेड टू, या पूछ लेंगे तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो ऑप्शन में ये होगा एज अ होल, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। अभी हमने 2020 के जो बाकी पेपर किया उसमें से ये क्वेश्चन रहा था, 2020 नवंबर वाले पेपर में भी रहा था, जून वाले पेपर में भी रहा था। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्स वर्दिमर जो है वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड है साइकोलॉजी की, वो है आपकी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन पे आते हैं, साइके मीन्स डैश एंड लोगोज मीन नॉलेज। यानी साइकी का अर्थ है डैश और लोगो का अर्थ है ज्ञान। लोगो इसमें से लोगो नहीं जो
पीपल की बात नहीं की है। लोगो मीन्स जो साइकोलॉजी की जो टर्म है, ठीक है, जो टर्म है उसमें जो साइकी है उसको क्या कहा जाता है, जबकि लोगोस जो है वो उसको नॉलेज कहा जाता है। सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस, बिहेवियर, तो क्या कहा जाता है? तो जो राइट आंसर है वो है आपका सोल। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी साइकी मीन सोल एंड लोगोस मीन नॉलेज। तो ये साइकोलॉजी कि क्या है, टर्म है जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो ये 18 क्वेश्चन था और राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए। 19th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है? क्या है मनोविज्ञान का विषय? सोशलाइजेशन, समाजीकरण, परसेप्शन, धारणा, डेवलपमेंट, विकास या साइंस ऑफ बिहेवियर। सो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। साइकोलॉजी में हम किस पर स्टडी करते हैं? तो व्यक्ति के किस पे? व्यवहार पे स्टडी करते हैं। एनिमल्स के बिहेवियर, मतलब आप कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार पे हम स्टडी करते हैं, साइंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो हम इसमें किसी का भी बिहेवियर पे स्टडी इसको कर सकते हैं। तो जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है वो है हमारा साइंस ऑफ बिहेवियर। ऑप्शन नंबर 19 जो है वो राइट आंसर हो, 19 का डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो पेपर को एनालाइज करते हुए जब तक हमने क्वेश्चन किए थे, ज्यादा क्वेश्चन इस बार आपके साइकोलॉजी वाले सेक्शन से ही पूछे गए हैं। साइकोलॉजी इन द सेंस ऑफ जो आपका फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन का जो पार्ट रहता है ना, वही से क्वेश्चन पूछे हैं। आपको पूछ लिया था साइकोलॉजी के टर्म से क्वेश्चन पूछ लिया था, अभी आपका साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इस तरह के ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो किसी भी तरह से आ सकते हैं। सिलेबस आपने पूरा कवर करना है। Which school was founded by Freud? फ्रूड का जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर बार कहती हूं कि इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझ के करना है। इसकी जो थ्योरीज हैं वो आपने अच्छे से करनी है। तो जो फ्रूड का जो स्कूल है वो उसने कौन सा है? न्यू बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, न्यू साइको एनालिसिस या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ओके, सो जो राइट आंसर है, जो फ्रूड ने जो अपना एक विद्यालय की स्थापना की है, स्कूल इन द सेंस जो उनका मनोविज्ञान का आप कह सकते हैं एक सब्जेक्ट है, जिस जो एरिया है वो किस में इन्होंने स्टडी की है अपनी, तो वो है आपका साइको एनालिसिस, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है मनोविश्लेषणवाद पे वो बात करते हैं। उन्होंने अपनी पर्सनालिटी की भी थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की है, ठीक है। 3 एलिमेंट्स दिए हैं उन्होंने। उसके बाद साइको एनालिसिस की उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है। ओके, सो ये है फ्रूड का। फ्रूड से क्वेश्चन रहता है, फ्रूड काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेरिडिटी एग्जिस्ट इन जीन्स दैट कम्स फ्रॉम। तो जो आपकी अनुवांशिकता है उन जीन्स में मौजूद रहती है, वो कहाँ से रहते हैं, कहाँ से आते हैं? मदर, फादर, ग्रैंडफादर या आपके पेरेंट्स से। तो आप कह सकते हैं कि हेरिडिटी जो एग्जिस्ट करती है वो हमारे जीन्स के कहाँ से रहती है? तो कम्स फ्रॉम। तो ऑप्शन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी पेरेंट्स। तो आप कह सकते हैं हेरिडिटी एग्जिस्ट इन द जीन्स दैट कम्स फ्रॉम पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स में मदर एंड फादर, ठीक है। इसमें कोई कल्ले को हमें काउंट नहीं करेंगे, बट जो हेरिडिटी का जो फैक्टर रहता है जीन्स के थ्रू वो रहता है हमारा कहाँ से? बोथ पेरेंट्स से, बोथ मदर एंड फादर। 22nd क्वेश्चन है परसेप्शन इज सेंसेशन प्लस। जो धारणा संवेदना है वो क्या है? परसेप्शन इज सेंसेशन प्लस मेमोरी, इमेज, लैंग्वेज या मीनिंग। सो ये ऑप्शन है और जो आपको राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मीनिंग। यानी आप कह सकते हैं कि परसेप्शन इज सेंसेशन प्लस मीनिंग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा किसका? क्वेश्चन नंबर 22 का। ये आपके 22 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एटीट्यूड इंडिकेट्स अ पर्सन्स डैश डायरेक्शन, यानी आप कह सकते हैं मनोवृत्ति व्यक्ति की डैश दिशा को इंगित करती है। जनरल, स्पेसिफिक, रॉन्ग और पॉजिटिव। तो जो पर्सन की कौन सी डायरेक्शन को
एटीट्यूड, जो एटीट्यूड इंडिकेट करता है व्यक्ति की डैश डायरेक्शन को, कौन सी जर्नल को, स्पेसिफिक, रॉन्ग और पॉजिटिव। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका स्पेसिफिक, ठीक है। सो एटीट्यूड इंडिकेट्स अ पर्सन्स स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है, विशिष्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। लिकेट मेथड ऑफ समेटेड रेटिंग इज, यानी सारांशित रेटिंग की लिकेट विधि है, कौन सी है? 3 पॉइंट स्केल, 5 पॉइंट स्केल, 7 पॉइंट स्केल और आपका 9 पॉइंट स्केल। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 पॉइंट स्केल। तो आप कह सकते हैं कि जो लिकेट मेथड ऑफ सबमिटेड रेटिंग है इज 5 पॉइंट स्केल। 5 पॉइंट स्केल पे क्या करती है? वर्क करती है। तो ये जो मेथड है आपका, ये भी लिकेट मेथड जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार क्वेश्चन नहीं रहते हैं बट किसी भी टाइम इसको क्वेश्चन बन सकता है। तो इवैल्यूएशन और असेसमेंट वाले टॉपिक में इसको हम कवर करेंगे। 25th क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी वाज propounded बाय, ओके, जो आत्मबोध सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी है, क्वेश्चन से ही समझ गए होंगे जिन्होंने पहली वीडियोस देखी होंगी। तो किसने दी है ये? मुर्रे, जंग, मैस्लो या आपका होने, ये आपके ऑप्शंस है। राइट आंसर है आपका मैस्लो। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि मैस्लो कैसे। मैस्लो ने अपना एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर दिया है, किस पे बेस्ड है? जो व्यक्ति की, जो ह्यूमन की नीड्स पे बेस्ड है, कि व्यक्ति को कौन कौन सी व्यक्ति की नीड्स रहती हैं और कौन से मतलब आप कह सकते हैं स्टेज पे व्यक्ति रहता है। तो उन्होंने 5, आप कह सकते हैं नीड्स को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है, ठीक है। सो फर्स्ट में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट में हमारी रहती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, नेक्स्ट में हमारी रहती है सेफ्टी नीड्स, थर्ड में हमारी रहती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, एंड फोर्थ में हमारी जो नीड रहती है वो रहती है हमारी एस्टीम नीड्स, एंड जो लास्ट है वो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है आपकी मैस्लो की थ्योरी से, और क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि किसने ये प्रतिपादित किया था। तो ये क्या था आपका? मैस्लो ने, ठीक है। ये जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमने अभी तक किए हैं उसमें से इससे हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, जो भी पेपर इसमें रहते हैं उसमें से ये क्वेश्चन एक रहता ही रहता है, ठीक है। ये था हमारा 25th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, तो किसमें ये पाए जाते हैं जो आपके गुणसूत्र हैं एक्स और वाई? ब्रेन सेल, फीमेल सेल, मेल सेल और ऑल ऑफ दीज, ये आपके ऑप्शंस हैं। जो आपका राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी मेल सेल्स। यानी किसमें पाए जाते हैं? पुरुष कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। क्या? बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये था आपका 26 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन पे आते हैं। जीन्स वर्क इन, तो आपके जो जीन है वो कार्य करते हैं, कहाँ कार्य करते हैं? सिंगल वर्क करते हैं, ये ग्रुप में वर्क करते हैं, पेयर्स में वर्क करते हैं, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पेयर्स। तो जीन वर्क्स इन पेयर्स, पेयर्स में ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 27th क्वेश्चन। राइट आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 28 क्वेश्चन पे आते हैं। साइको डायग्नोस्टिक इज अ पार्ट ऑफ, तो जो साइको डायग्नोस्टिक है वो किसका पार्ट है? ट्रीटमेंट मेथड का पार्ट है, क्लिनिकल मेथड का पार्ट है, साइकोलॉजिकल मेथड का पार्ट है, या आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है? साइको डायग्नोस्टिक। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका क्लिनिकल मेथड। ओके, सो मेथड्स की जब भी हम बात करते हैं तो मेथड जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। ओके, सो कुछ एक मेथड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, ही आपके पेडागोजी के पर्सपेक्टिव से पूछे जाते हैं, जिसमें आपका आ जाता है इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो आपका सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, यानी पूछा गया है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल मेथड, साइकोलॉजिकल मेथड और ट्रीटमेंट मेथड, ये तो आपको ऑप्शंस पे दिए गए, तो ये एक्स्ट्रा जो है वो आपने पढ़ने हैं। तो जो साइको डायग्नोस्टिक इज अ पार्ट ऑफ क्लिनिकल मेथड, ठीक है, ये क्लिनिकल मेथड का विधि जो है ये पार्ट
इसमें रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाइपोथेसिस इज अ, तो जो आपकी परिकल्पना है वो आपकी एक है, क्या है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, थ्योरी टू बी रिजेक्टेड है, या थ्योरी टू बी टेस्टेड है। तो हाइपोथेसिस जो भी स्टूडेंट्स ने आप डिसर्टेशन वगैरह बनाई होगी या रिसर्च में होंगे तो वो इस क्वेश्चन को इजीली समझ गए होंगे। बट मैं अगर आपको बताऊं तो हाइपोथेसिस का यूज कहाँ किया जाता है, जब भी आप कोई टेस्ट करते हैं, जब भी आप कोई थ्योरी पे टेस्ट करते हैं, किसी आप कोई डिसर्टेशन बनाते हैं, रिसर्च प्रपोजल बना, आप कह सकते हैं रिसर्च, किसी भी बेसिस पे रिसर्च प्रपोजल आप कह सकते हैं उसको। तो जो भी आप आर्टिकल्स बनाते हैं तो ये सब कुछ क्या रहता है, उसमें एक हाइपोथेसिस रहती है कि जिस भी टॉपिक पे आप काम करने वाले हैं तो वो आपका टॉपिक या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो उसके लिए आप हाइपोथेसिस बनाते हो कि हाँ, अगर मैं इस चीज पे काम कर रही हूँ तो 100% ये सही रहेगा। तो जब आपके रिजल्ट्स रहेंगे तो वो आपके गलत भी हो सकते हैं। तो उस तरह से हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये किस लिए होता है, थ्योरी को टेस्ट करने के लिए बनाया जाता है। जो भी थ्योरी पे आप काम करेंगे उसको टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, हाइपोथेसिस फ्रेम किया जाता है। तो हाइपोथेसिस इज अ थ्योरी टू बी टेस्टेड। तो थ्योरी को टेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाइपोथेसिस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये था आपका 29 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कैन बी, जो आपके प्रयोग हो सकते हैं वो किस पे होते हैं, किस पे कर सकते हैं आप एक्सपेरिमेंट, कलेक्टेड, रिपीटेड, आपके रिमेंबर्ड या नन ऑफ दीज। तो एक्सपेरिमेंट्स कैन बी रिपीटेड, तो एक्सपेरिमेंट्स को क्या कर सकते हैं हम, रिपीट कर सकते हैं। तो दोहराया जा सकता है, बिल्कुल, प्रयोग को हम जितनी मर्जी बार चाहे हम उसको दोहरा सकते हैं, राइट। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। और आज के अगर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस कहाँ से हमें ज्यादा देखने को मिले हैं, सो अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता दूं तो क्वेश्चंस रहे हैं आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, क्वेश्चन रहे हैं आपके साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन से, ठीक है, क्वेश्चन रहे हैं आपके मेथड से, क्वेश्चंस रहे हैं स्केल से, जो भी स्केल्स रहते हैं, टेस्ट रहते हैं, चाहे आप पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें या इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। मैस्लो की थ्योरी से क्वेश्चन आया है, मैक्स वर्दीमर से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी पूछा गया है कि उन्होंने कौन से स्कूल जो है उस पर अपनी सर्च की है, या साइकोलॉजी के कौन से स्कूल से वो जुड़े हुए हैं, तो वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट में उनको जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस थे आपके, और बाकी भी कई क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, जैसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इवैल्यूएशन से पूछे गए, असेसमेंट के टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम जब इनको डिटेल में करेंगे कवर, तब 1 बाय 1 में आपको इसके बारे में करवाऊंगी, ओके। सो ये थे क्वेश्चन आज के। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे और आपने नोट डाउन किए होंगे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। अब मैं आपको लास्ट में एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स एचपीटीजीटी कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका नॉन मेडिकल का बैच है और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए वो ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, तो आपका निम्बस करियर ऐप पे जाके आप अपना बैच परचेज कर सकते हैं। या आपका सेकेंड ऑनलाइन बैच जो है वो आपका 28 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, तो जल्दी से जाके आप अपना बैच परचेज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाइए। इसी के साथ साथ जो दूसरा बैच जो है वो आपका स्टार्ट हुआ है वो है आपका आर्ट्स का बैच, यानी जो भी स्टूडेंट्स एचपीटीजीटी कमीशन आर्ट्स के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका 5th ऑनलाइन बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आपका 28 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। जिन भी स्टूडेंट्स ने बैच परचेज नहीं किया है जल्दी से प्ले स्टोर पे जाके निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना बैच परचेज कीजिए, या आप इस नंबर पे जो ये नंबर दिया गया है आपको स्क्रीन पे, इस पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना बैच परचेज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और बहुत ही जल्द मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी और डिटेल में करवाऊंगी उनको कि कहाँ से क्वेश्चंस आपके रहते हैं, ओके। सो ये थे आज के क्वेश्चंस, मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।